नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश। दोस्तों देखिए, जो हमारी हिंदी की श्रृंखला चल रही है काव्य शास्त्र की, इसको हम देख लेते हैं। और यह यूपीएचसीएससी और यूपीटीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न आता ही है, यहाँ से प्रश्न आता ही है। तो आज हम दोस्तों देखेंगे इसमें जो पहला प्रश्न है, वैदग्धा भंगी। वैदग्धा भंगी वणति किसका सूत्र है? यह है कुंतक का। किसका है? कुंतक का। इसमें हम देख लेते हैं। वैदग्धा भंगी वणति का मतलब होता है चमत्कारपूर्ण कथन। यह कुंतक ने कहा था। अदोषम निर्दोषम गुणवक्ता काव्यलंकारम अलंकृतम, यह भोजराज ने कहा था। राजशेखर का है तस्य कवेह कर्मः स्मितम काव्यम, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्दम काव्यम, ये जगन्नाथ का है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर रखिएगा। अगला देखिए, रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की थी? यह प्रशंसा की थी किसकी? शाहजहां की। किसकी की थी? शाहजहां की। पंडित जगन्नाथ शाहजहां के समकालीन थे तथा उनके दरबार में रहते थे। पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है, तो जरूर याद रखिएगा। किसकी की है? शाह की। काव्यालंकार, तो कई बार हम इसको देख चुके हैं। यह किसकी है? भामह की। और दंडी की क्या है? काव्यादर्श। दंडी की क्या है? काव्यादर्श। राजशेखर की क्या है? काव्य मीमांसा। और रुद्र भट्ट की क्या है? काव्य तिलक। यहाँ हम देख लेते हैं। और भामह का 6वीं शताब्दी, राजशेखर का 880 से 920 के मध्य है। काव्य और दंडी का 7वीं, और रुद्र भट्ट का 10वीं। ये जरूर याद रखिएगा। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने। आचार्य भरत अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में नाटक को 5वें वेद की संज्ञा दी है, याद रखिएगा। आगे देखिए, काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके कौन है? उद्भट। कौन है? उद्भट। ये हम पहले भी कई बार आ चुका है, और यहाँ देखेंगे तो हमें याद हो जाएगा। तो काव्यालंकार संग्रह किसकी है? उद्भट की है, 9वीं सदी। भामह का काव्यालंकार है 6वीं सदी। दंडी का 7वीं सदी काव्यादर्श। वामन का 8वीं 9वीं सदी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ये टाइम ड्यूरेशन भी आप सब याद रखिएगा। आगे देखिए, काव्यादर्श ये किसका हो जाएगा? दंडी का। काव्यादर्श किसका हो जाएगा? दंडी का। और समय यहां से हम देख लेते हैं। दंडी का 7वीं, वामन का 8वीं, रुद्रट का 9वीं, और भामह का 6वीं। और भरत का क्या था? दूसरी शताब्दी। अगला देखिए, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? हम सब देख चुके हैं। यह किसके थे? वक्रोक्ति के। किसके थे? वक्रोक्ति के। तो क्रमशः संप्रदाय और प्रवर्तक: रस भरत मुनि, अलंकार भामह, औचित्य क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति कुंतक, ध्वनि आनंदवर्धन, और रीति वामन। ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछता है सभी के सिद्धांतों को, सभी के सिद्धांत काव्य शास्त्र को। तो इसमें देखिए, भरत मुनि का रस, अलंकार हो जाएगा भामह का, औचित्य हो जाएगा क्षेमेंद्र का, और कुंतक हो जाएगा वक्रोक्ति का, आनंदवर्धन का ध्वनि, और रीति कौन हो जाएंगे? वामन। 6 संप्रदाय है आपके। कितने संप्रदाय हैं? 6 है। आगे दोस्तों, एकांकी में अन्युति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है? यहाँ पे हो जाएगा कार्य का। काल, स्थान और उसके साथ क्या रहेगा? कार्य रहेगा। इस संकलन त्रय में यही तीनों जोड़ते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र में संकलन त्रय का उल्लेख इस प्रकार है। इसके अंतर्गत काल, स्थान और कार्य आते हैं, या वस्तु की गणना की जाती है। अगर यहाँ पे कार्य नहीं रहेगा तो वस्तु पर ध्यान दीजिएगा। पताका प्रकरी, यहाँ प्रकरी होगा जो टी लिखा गया है। पताका प्रकरी बीज बिंदु कार्य, ये 5 अर्थ प्रवृत्तियां हैं। ये नाटक की 5 अर्थ प्रवृत्तियां हैं, यह भी याद रखिएगा। पताका प्रकरी बीज बिंदु कार्य। पताका प्रकरी बीज बिंदु और कार्य। आगे देखिए, इनमें से कौन अनुभाव का एक भेद है? तो इसमें अनुभाव का एक भेद कौन सा है? आहार्य। कौन सा है? आहार्य। बाकी ये नहीं है तीनों। ये तो इनके निर्वेद तो हो जाएगा शांत रस का अस्थाई भाव। आप देखिए आगे, आचार्य भरत मुनि के ग्रंथ नाट्यशास्त्र में यह सूत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगदास निष्पत्ति ही में अनुभाव का वर्णन किया गया है। वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानदत्त के अनुसार 4 भेद हैं।
कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। तो यहाँ पे आहार्य आया है। तो निर्वेद, व्रीड़ा और उन्मादी संचारी भाव। उन्माद, ये सब क्या है? संचारी भाव है। ये सब क्या है? संचारी भाव है। आगे देखिए, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो यहाँ पे देखिए, व्यंग्यार्थ में क्या हो जाएगा? व्यंजना। तो तीन हम सब जानते हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा तो सबसे सामान्य अर्थ जो निकलता है, लक्षणा अगर उदाहरण के साथ कुछ दिया गया है, और व्यंजना जो दोनों से परे अर्थ निकलता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजना। अब देखिए, शब्द में जहां मूल अर्थ या मुख्यार्थ होता है, रस सिद्धांत, अभिधा, शक्ति या वाचक कहा जाता है। जहां मुख्यार्थ बाधित होता है था लक्ष्यार्थ है, अलंकार सिद्धांत, लक्षणा, लक्ष्य या लक्ष्यार्थ कहा जाता है। जहां पे मुख्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ दोनों बाधित हो, वहां पे व्यंग्यार्थ अभिष्ट होता है। यह ध्वनि सिद्धांत में है। तो व्यंजक, व्यंजना और व्यंग्यार्थ, ये तीनों कहा जाता है। तो इसको आप सब याद रखिएगा। अब देखिए, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी? तो सबसे पहले किसने दिया था? वामन ने। किसने दिया था? वामन ने। काव्य दोष परिभाषा सबसे पहले वामन ने दिया था। तो देख लेते हैं, वामन ने काव्य दोष को सर्वप्रथम परिभाषा दी है और कहा, गुणम विप्रियार आत्मनो दोषा, अर्थात गुण की आत्मा के विपरीत और वही दोष है। इन्होंने दोषों की संख्या 20 मानी है। 10 गुण और 10 गुण और 10 दोष और 10 अर्थ दोष। 10 गुण दोष और 10 अर्थ दोष। तो कुल संख्या कितनी मानी है दोषों की? 20। तो 10 क्या माना है इन्होंने? गुण दोष। और 10 अर्थ दोष। कई बार पूछ लेता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। किसने माना है? वामन ने। दंडी को रीति का नियामक सिद्ध करने वाले प्रथम आचार्य हैं। इन्होंने काव्य में कटु वचन को दोष माना है। भामह ने कुकवित्य को साक्षात मृत्यु माना है। आनंदवर्धन रस के साथ औचित्य का संबंध स्थापित करने वाले प्रथम आचार्य आनंदवर्धन हेता को काव्य में जोड़ने की चेष्टा की। आगे देखिए, रस निष्पत्ति के संदर्भ में भोक्तिवाद की साचार्य का है। ये हम सब पढ़ चुके हैं। कौन है? भट्टनायक है। कौन है? भट्टनायक है। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? यह सात्विक हो जाएगा। स्वरभंग में क्या हो जाएगा? सात्विक हो जाएगा। इसको हम देख सकते हैं। अनुभव, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे अनुभाव हो जाएगा। अनुभाव, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार हैं। सात्विक अनुभव, इसे मानसिक भाव भी कहा जाता है। यह पवित्र माना जाता है। इसके 8 भेद हैं: स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु, प्रलय। कायिक मतलब शारीरिक चेष्टा, वाणी, वाचिक वाणी से, आहार वेशभूषा से। ये जरूर याद रखिए। कायिक मतलब शरीर होता है, वाचिक मतलब वाणी, आहार मतलब वेशभूषा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? यह हो जाएगा काव्य। यह श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है। आगे देखिए, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? यह हो जाएंगे आपके डॉक्टर नंगेल। तो भट्टनायक ने साधारणीकरण का सिद्धांत दिया था और उसकी व्याख्या किसने किया है? डॉक्टर नागेंद्र ने। यहाँ आप देख सकते हैं, साधारणीकरण प्रणेता आचार्य भट्टनायक है और हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। सबकी भावना ही साधारणीकरण है। शुक्ल ने कहा था आलम्बन धर्म का साधारणीकरण होता है और श्याम सुंदर दास ने कहा है भावक या पाठक को साधारणीकरण माना जाता है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ अलंकार कितने प्रकार का होता है? यह कितने प्रकार का होता है? 2। यह कितने प्रकार का होता है? 2। तो ये हो जाएगा अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। निम्नलिखित संप्रदायों और उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। तो भरत ने आपको पता है क्या दिया था? रस, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दंडी ने क्या दिया था? दंडी ने दिया था अलंकार। वामन ने क्या दिया था? रीति। और आनंदवर्धन ने क्या दिया था? ध्वनि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? उपमा। उपमा अर्थालंकार है। उपमा क्या है? अर्थालंकार है। रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अभिव्यक्तिवाद की स्थापना किस आचार्य ने की थी? यह अभिनव गुप्त ने की थी। किसने की थी? अभिनव गुप्त ने। इसको देख लीजिए। भट्टलोलक, नौवीं सती, इनका दर्शन मीमांसा, संयोग, उत्पाद या उत्पादक, निष्पत्ति का मतलब उत्पन्न होना या उपचित होना, सिद्धांत, उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। याद रखना इंपॉर्टेंट है।
शंकुक, नवी सती, न्याय, अनुमाप्य, अनुमापक, अनुमति, अवनुमतिवाद। भट्टनायक 11वीं शताब्दी, सांख्य, भोज्य, भोजक, भुक्ति, उपभोग और भुक्तिवाद और भोगवाद। अभिनव गुप्त भी 11वीं सदी में थे, शैव दर्शन, व्यंग व्यंजक, अभिव्यक्ति और व्यक्तिवाद। तो इसमें से ये जरूर याद रखना इनके जो सिद्धांत है, जैसे भट्टलोलक का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक का अनुमतिवाद, भट्टनायक का भुक्ति या भोगवाद, अभिनव गुप्त का व्यक्ति या अभिव्यक्तिवाद। अब यहाँ पे देखिए अलंकार संप्रदाय संबंध अलंकार ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए इसमें काव्यालंकार और काव्यालंकार सार संग्रह। तो काव्यालंकार किसका है? यह भामह का है। इसका है भामह का जो 6वीं शताब्दी में था। और उद्भट का काव्यालंकार सार संग्रह है जो कि 8वीं सदी में था। तो काव्यालंकार 6वीं में और काव्यालंकार 8वीं में, बाकी सब बाद के हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ हम देख लेते हैं कि ए का क्या हो जाएगा। औचित्य विचार चर्चा कौन किए थे? क्षेमेंद्र ने। ध्वन्यालोक कौन किया था? आनंद वर्धन ने। श्रृंगार प्रकाश किसने किया था? तो श्रृंगार प्रकाश हो जाएगा आपका भोजराज ने। किसने किया था? भोजराज ने। और काव्य मीमांसा किसने किया था? तो काव्य मीमांसा के हो जाएंगे आपके राजशेखर। तो याद रखिए औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, ध्वन्यालोक आनंद वर्धन, श्रृंगार प्रकाश भोजराज और काव्य मीमांसा राजशेखर। इस प्रकार से ए का 5 मतलब राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब इसमें हम देखते हैं निम्नलिखित काव्य शास्त्रियों उन काव्य ग्रंथों का सार सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए उज्ज्वल नीलमणि, उज्ज्वल नीलमणि यह कौन है? रूप गोस्वामी। कोलयानंद अप्पय दीक्षित। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। और रस गंगाधर पंडित जगन्नाथ। इंपॉर्टेंट है। तो ए का क्या हो जाएगा आपका? 3। ए का 3। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए यहां हम देखते हैं रचना काल के आधार पर निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो देखिए दंडी का क्या है? काव्यादर्श है। ये आप पकड़िए, दंडी का काव्यादर्श काव्यादर्श दोनों में है। तो अब इसमें देखिए ध्वन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन का। इनका समय कब था? 9वीं शताब्दी मतलब 850 के आसपास। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। तब यहाँ देख लेते हैं काव्यादर्श 7वीं शताब्दी आचार्य दंडी, ध्वन्यालोक 9वीं सदी आनंद वर्धन, काव्य मीमांसा 9वीं सदी राजशेखर और साहित्य दर्पण 14वीं सदी कविराज विश्वनाथ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ से सही नहीं है? तो ये देखिए इन्होंने जो दिया था, रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। आचार्य विश्वनाथ कथन निम्नलिखित रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, ये सब उन्होंने कहा था। लेकिन ये डी जो है इसको नहीं कहा था। तो इसको आप याद रखें। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्वन्यालोक तो यह रचना किसकी है? आनंद वर्धन की है। और उनका समय कब था? 9वीं सदी में। ये भी याद रखिए। देखिए ध्वन्यालोक यहाँ पूछा नहीं किसका ग्रंथ है ये, इनके रचना काल पूछा है 9वीं शताब्दी। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? ये हो जाएंगे जॉर्ज ल्यूकाच। जॉर्ज ल्यूकाच ये पाश्चात्य साहित्य से है। अगला देखिए बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष कब है? 1817। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह सैमुअल टेलर की रचना है या कॉलरिज की। तो याद रखिएगा बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817 में सैमुअल टेलर कॉलरिज, जो 1772 से 1834 की रचना है। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कॉलरिज की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं, याद रखिएगा द फ्रेंड एंड टू रिफ्लेक्शन, चर्च एंड स्टेट, कंफेशंस ऑन इंक्वायरिंग स्पिरिट। निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? यह हो जाएगा रैम्बलर। क्या हो जाएगा? रैम्बलर। निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना संबंधित नहीं है? यह हो जाएंगे रोला बार्थ। रोला बार्थ उत्तर संरचनावाद धारणा संबंधित है, जबकि स्पेन गार्न, क्लिंथ ब्रुक्स और जॉन को रेंसम आलोचक की नई आलोचना में कहा जाता है। आगे देखिए प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें देखिए एस्थेटिक, सबसे पहले है, फिर द सेक्रेड वुड, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और रिवॉल्यूशन। इसका ये
राइट आंसर हो जाएगा। इनका टाइम ड्यूरेशन यहाँ से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सौंदर्य, क्रोचे की 1902 में एस्थेटिक, टी.एस. इलियट की द सेक्रेड वुड, रिचर्ड्स की प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और फ्रैंक रेमंड लुईस की रिवोल्यूशन। अगला देखिए, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या है? तो इनका अनुमानवाद है। कौन सा है? अनुमानवाद है। देखिए चंपू के दो भेद, चंपू के दो भेद, चंपू काव्य उसे कहा जाता है, इसमें गद्य पद दोनों लिखे जाते हैं। इसके दो भेद हैं, विरुद्ध और करमभग, विरुद्ध और करमभग। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार में अभेद माना है? ते आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखिए, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या है? तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? रस, और रस के बाद अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि और औचित्य। क्योंकि भरत सबसे पहले थे, तो रस सबसे पहले, इसके बाद भामह ने अलंकार दिया था। तो इस प्रकार से 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बेफ, बेफथू, वेफथू कैसा अनुभाव है? तो आप देखिए इसका कैसा है? ये सात्विक है। कैसा है? ये सात्विक है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो हो जाएंगे वामन, और हो जाएंगे वामन। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो कौन थे? अभिनव गुप्त। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया? यह थे रोयक। यह कौन थे? रोयक। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बामन ने कहा था। किसने कहा था? बामन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। काशिका, काशिका क्या है? यह पाणिनि की अष्टाध्यायी का टीका है, ये याद रखिएगा। मतलब कि पाणिनि का तो सभी लगा देते हैं, लेकिन यह अष्टाध्यायी का टीका है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, अष्टाध्यायी का टीका है। अच्छा, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है? पंडित जगन्नाथ है, जो 16वीं शताब्दी में थे। तो दोस्तों, आज ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप सब लाइक जरूर करिएगा, और इसको जो है दोस्तों में शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।